हेलो वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स क्रैक एनसीईआरटी। सो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी दैट इज़ सिंथेसिस इन प्लांट्स। ओके, जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस है प्लांट फिजियोलॉजी जितने भी बच्चों से मैंने डिस्कस किया है सबको लगता है कि टफ़ है, राइट। एंड इसलिए मैं आज के वीडियो में कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस करूँगी रादर देन एनसीईआरटी। मतलब शॉर्ट में इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू क्लियर द कंसेप्ट्स, राइट। तो इस वीडियो में मैं सारे कंसेप्ट्स क्लियर कराऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एनसीईआरटी कवर करेंगे। कुछ चैप्टर जो होते हैं वो हम डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स के लिए आपको नोट्स की ज़रूरत होती है। एंड ऐसा नहीं है कि बायो कम्प्लीटली एनसीईआरटी पे रिलाई किया जा सकता है। द थिंग इज़ व्हाट आई मीन बाय रिलाई इज़ कि आपको नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी जो बायो को ना ईजी बना देगी आपके लिए, क्योंकि बायो इज़ अ कम्प्लेक्स थिंग। आई कैन से इट विथ 100% श्योरिटी दैट बायो इज़ कम्प्लेक्स। एनसीईआरटी आई मीन बायो कम्प्लेक्स है फ्रॉम एनसीईआरटी इफ यू रीड डायरेक्टली, बट अगर आप नोट से पढ़ोगे देन डेफिनेटली इट्स गोना बी ईजी फॉर यू। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। पहले मैं कंसेप्ट को क्लियर करूँगी, उसके बाद हम एनसीईआरटी पे पढ़ेंगे। ओके, so without any delay let's begin with this chapter, namely photosynthesis in higher plants. Okay, so सबसे पहले हम बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जो फोटोसिंथेसिस है ना ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब यहाँ सिंथेसिस हो रहा है। किसका सिंथेसिस हो रहा है? शुगर का, राइट। और ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। रिस्पायरेशन भी एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस भी एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। और ये एक सेल्यूलर प्रोसेस है, मतलब कि ये सेल के अंदर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किस में होता है? ग्लूकोज में। तो CO2 जो होता है उसमें एडिशन होता है हाइड्रोजन का, जैसे CO2 में रिडक्शन होता है और वो बनाता है ग्लूकोज और बनता है C6H12O6। क्लियर? तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन बनता है, तो इसलिए हम इसको ऑक्सीजेनिक बोलते हैं। बिकॉज ऑक्सीजन जो होता है यहाँ प्रोड्यूस होता है। तो अगर हमें फोटोसिंथेसिस को दो वर्ड्स में कहना पड़ेगा, दो लाइंस में कहेंगे, तो हम कहेंगे एक तो यहाँ फूड बनता है तो एक फूड का सोर्स है, दूसरा हम कहेंगे कि ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है तो ऑक्सीजन का सोर्स है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट्स कौन से इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, पहले हम समझेंगे कि वेरीजेटेड लीफ क्या होता है। एक लीफ जो होता है उसमें आधा लीफ आप कवर करोगे, ठीक है, और दूसरा लीफ जो है एक्सपोज्ड है, तो ऐसी तरह की लीफ को आप बोलते हो वेरीजेटेड लीफ। मतलब पार्शियली आपने किससे कवर किया? ब्लैक पेपर से, और पार्शियली वो एक्सपोज्ड एरिया है। अब जो एरिया एक्सपोज्ड है वो क्या करेगा? वो स्टार्च को सिंथेसाइज करेगा। क्या करेगा? स्टार्च को सिंथेसाइज। तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ? हमें समझ आता है कि लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिस एरिया में जो ग्रीन पार्ट है उसी में स्टार्च सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। एक्सपोज्ड पार्ट में जो लाइट है वो इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस को होने के लिए, और ग्रीन पार्ट में ही क्या बन रहा है? स्टार्च बन रहा है ना। अब KOH क्या है? KOH हमें पता है ये एब्जॉर्ब करता है CO2 को, इतना हमें क्लियर है। अब एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, तुम एक जार ले लो और जार में से आधा लीफ बाहर रखो, आधा लीफ अंदर रखो, ठीक है मैम, कर लिया। फिर जो आधा लीफ तुमने अंदर रखा उसके अंदर रखो तुम KOH, ठीक है। कॉटन रखो, उसमें KOH है, शॉर्ट में वो एब्जॉर्ब करेगा सारा CO2। तो जो लीफ अंदर की तरफ है जिसको CO2 नहीं है, जिसके लिए CO2 अवेलेबल नहीं है, वहाँ सिंथेसिस होगा ही नहीं। किसका सिंथेसिस नहीं होगा? स्टार्च का सिंथेसिस नहीं होगा। और जो एक्सपोज्ड पार्ट है उसमें स्टार्च बनेगा। क्लियर? अब ये दो एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गए हैं, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, जो कि किसने किया है? जोसेफ प्रिस्ली ने, ठीक है। कब किया है? 1770 में। आई नो डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट सुनने में कुछ नहीं जाता है। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इसने किए। मतलब क्या किया? पहले इसने बेल जार, पता है कैसा होता है? समझ आता है बेल जार कैसा होता है? मतलब बंद करना, मैं कैसे समझाऊँ? जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वहाँ पर अमीर रेस्टोरेंट, तो वहाँ क्या होता है कि ऐसे खाना मिलता है तो उसके ऊपर वो होता है ढकने के लिए, वैसा कुछ। तो शॉर्ट में एयर सप्लाई कट होती है। अब कैसा है क्या नहीं है, सुनो। एयर सप्लाई कट किसको एयर सप्लाई कट? मैम क्या बोल रही हो? बता रही हूँ। माइस लिया, कैंडल ली,
दोनों को साथ में रखा, ठीक है। कैंडल के ऊपर ये बेल जार रखा, मतलब कि एयर सप्लाई दोनों को ही नहीं मिल रही है, ना माइस को मिल रही है ना कैंडल को मिल रही है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि कुछ टाइम बाद कैंडल बुझ जाएगी। कैंडल क्यों बुझी मैम? कैंडल इसलिए बुझी क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कट हुआ। अब ऑक्सीजन सप्लाई कट हुआ तो कैंडल बुझी, कैंडल के साथ माइस की ज़िंदगी भी बुझ गई, मतलब माइस मर गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक मिंट प्लांट रखा। मिंट प्लांट रखा किसने? हमने नहीं, जोसेफ प्रिस्ली ने। उसने क्या किया, यही चीज़ें रखी, कैंडल रखी, माइस रखा, मिंट रखा, ठीक है। मिंट प्लांट याद रखना, मिंट प्लांट। और फिर मत बोल देना कि एनसीईआरटी से बाहर आता है, राइट? बिकॉज अगर आप परफेक्शन, देखो जहाँ तक मैंने देखा है ना, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट मुझे लगता है अगर आपको कुछ करना है ना, या तो आप अपना बेस्ट दो या तो मत करो। ये जो बीच वाले लोग हैं ना, फंस जाते हैं। आई नो इट्स सैड टू से, इट्स वेरी रूड टू से, बट दिस इज़ द ट्रुथ। बीच वाले लोग कहीं नहीं जाते हैं। एंड लेट इट बी, लेट्स फोकस ऑन आवर स्टडीज़, एंड जो हुआ सो हुआ, आगे का सोचते हैं। चलो, मिंट प्लांट जो है वो हमने रखा। मिंट प्लांट क्या करेगा? प्रिस्ली ने देखा मिंट प्लांट जो होता है वो रिस्टोर करता है एयर क्वालिटी, जो कि कैंडल और माइस ने डिस्ट्रॉय की। मतलब मिंट प्लांट ने ऑक्सीजन रिलीज किया, कैंडल और माइस ने अच्छे से ऑक्सीजन खत्म किया, मिंट प्लांट ने वो ऑक्सीजन दे दिया। मतलब क्या हुआ? मिंट प्लांट रिस्टोर द एयर विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाई कैंडल एंड माइस। एनसीईआरटी की लाइन ध्यान से सुनो, मिंट प्लांट कैन रिस्टोर एयर क्वालिटी डिस्ट्रॉयड बाई माइस एंड कैंडल। हो गया खत्म, प्रिस्टली खत्म। उसके बाद है इंजन हाउस। इंजन हाउस ने जो है, उसने यही एक्सपेरिमेंट, कॉपी कैट था बट कंप्लीटली कॉपी नहीं किया, बस उसने ये कॉपी किया कि उसने यही एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन दिन और रात में किया। तो कहाँ ये ज़्यादा होगा? दिन में हुआ, दिन में स्टार्च बना, रात में नहीं बना। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई। इंजन हाउस ने कहाँ एक्सपेरिमेंट किया? दिन और रात में किया, और देखा कि दिन में स्टार्च बना, नाइट में नहीं बना। और इसने एक्वाटिक प्लांट को देखा, जो पार्ट एक्सपोज टू लाइट था वहाँ पर बबल्स हुए। बबल्स मतलब कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ। एक्वाटिक प्लांट में उसने देखा कि बबल्स बने, और इस बबल का क्या मतलब है? क्या मतलब है बबल्स इन वाटर का? मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और किन में प्रोड्यूस हुआ? जो कि उस पार्ट में जो कि लाइट की तरफ एक्सपोज थे। ये क्लियर हुआ। वॉन सैक ने क्या किया? उसने देखा कि जो ग्रीन पार्ट है उसमें, ग्रीन प्लांट जो होता है उसमें ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप बोलते हो क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक केमिकल होता है, नाम उसने नहीं बताया, बस इतना बताया कि इस ग्रीन स्ट्रक्चर में ग्रीन केमिकल है। ये जो ग्रीन केमिकल है, इसी की वजह से शुगर बनता है। व्हेन और हाँ, और क्या बोला इसने कि जब प्लांट ग्रो करता है, ये स्टोर करता है इसी शुगर को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर होगी चीज़ें? वॉन सैक फिर से समझा तो इसने बोला कि ग्रीन प्लांट में ग्रीन स्ट्रक्चर है, उस ग्रीन स्ट्रक्चर को इसने बोला क्लोरोप्लास्ट, और बोला क्लोरोप्लास्ट के पास होते हैं ग्रीन केमिकल, ठीक है। ग्रीन केमिकल होते हैं, ग्रीन केमिकल प्रोड्यूस करते हैं शुगर, मतलब ये मदद करते हैं इन प्रोड्यूसिंग शुगर, ओके। और ये जो शुगर प्रोड्यूस होता है, इसने बोला इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है। अब बोलोगे मैम क्लोरोफिल कैसे शुगर, मतलब क्लोरोफिल की वजह से लाइट ट्रैप होती है, फिर एट द एंड शुगर बनता है। तो यही जो शुगर होता है ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। इंगलमैन वट एवर। सुनो, इसने क्या किया? इसने लाइट लाई और प्रिज्म से पास करवाया, और हमें बचपन से पता है ये 7 डिविजन्स में हो जाएगी लाइट, विबगॉयर। और इसने देखा, और उसने क्या लिया, एक मतलब सोचो एक जार जैसा लाया उसने, इसमें लाइट पास करवाई, और वहाँ एक क्लैडोफोरा रखा, एल्गी है क्लैडोफोरा, ठीक है, और एरोबिक बैक्टीरिया रखा। इसने देखा जहाँ पर रेड और ब्लू रीजन था, जहाँ रेड और ब्लू रीजन था लाइट का, वहाँ क्या हुआ? वहाँ बहुत ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया था। इसका मतलब क्या था? क्या मतलब है एरोबिक बैक्टीरिया का वहाँ होना? कि ये जो क्लैडोफोरा था, इसका जो रेड और ब्लू रीजन, वो पार्ट है जिसने रेड और ब्लू रीजन देखा, वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ। क्यों ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ? वहाँ ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुई, ठीक है। तो क्लैडोफोरा का जो क्लैडोफोरा को जो रेड और ब्लू रीजन था, मतलब वो पार्ट जो रेड और ब्लू रीजन की तरफ था, मतलब जिसने रेड और ब्लू रीजन फेस किया, उधर क्या हुआ? उधर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ। जिसने रेड और ब्लू रीजन लाइट कंज्यूम की वटेवर, तो उसने क्या किया? उधर वहाँ ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ, और वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन हुआ। तो ज़्यादा ऑक्सीजन हुआ तो ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया थी, ठीक है। तो इसने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया। किसने बनाया? इसी ने, TW एंजलमैन ने।
क्या स्पेक्ट्रम बनाया, इसने बोला, जो इसने एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया, इसने बोला कि सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है, ब्लू और रेड पे। क्लियर। इसने नीचे से रखा ग्राफ की वेवलेंथ और ऊपर वाले वाई एक्सीस में ऑक्सीजन, एक्स एक्सीस में वेवलेंथ, वाई एक्सीस में ऑक्सीजन, एक्स एक्सीस में वेवलेंथ, और देखा कि ब्लू और रेड में सबसे ज़्यादा वर्क था, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और इसने ये देखा कि ये रिजेंबल करा ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। मैम ये क्या मतलब है, मतलब कि जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी सबसे ज़्यादा यही लाइट के रीजन, यही लाइट जो है ब्लू और रेड सबसे ज़्यादा यही एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये रिजेंबल किसको किया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इट मीन्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी यही वेवलेंथ के लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सी वेवलेंथ के लाइट, रेड एंड ब्लू। डन। उसके बाद आया वैन नील। ही वॉज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सुना और ध्यान से याद भी रखो। ही वॉज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो इसने क्या किया, इसने देखा, इसने लाइट रिएक्शन के स्टेप्स निकाले। क्या स्टेप निकाले, इसने देखा कि H2X, एक्स कुछ भी हो सकता है, XO हो सकता है, X सल्फर हो सकता है, हमें हाइड्रोजन से मतलब है शॉर्ट में। H2X को अगर हमने NADP ऐड किया तो वहाँ पर NADP रिड्यूस हो गया, बनाया NADPH और X निकला। डन। ठीक है। फिर जो ये NADPH है, CO2 के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाया और फिर NADP निकला। तो NADP डेफिनेटली इंटरमीडिएट है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब ये रिएक्शन के इसने 2 स्टेप्स बताए लाइट रिएक्शन की। क्या, H2X जो है NADP को रिड्यूस करके NADPH बनाता है और X निकलता है। ठीक है। फिर NADPH जो है CO2 के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाता है और NADP निकलता है। ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, अगर यही H2X में X ऑक्सीजन था तो एंड प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलेगा, अगर सल्फर था तो एंड प्रोडक्ट सल्फर निकलेगा। ठीक है, मतलब वाटर से ही हमें सिर्फ ऑक्सीजन मिलता है, CO2 से हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और वाटर कहाँ पर ब्रेक होता है, किस में होता है, साइनोबैक्टीरिया में, और H2S ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। डन। कंट्रीब्यूशन इससे ये समझ आया कि हमें ऑक्सीजन जो है सिर्फ कहाँ से मिलता है, वाटर से। तो इक्वेशन करेक्ट हो गई। पहले इक्वेशन में क्या, पहले जो इक्वेशन थे उसमें सीधे दिख रहा था कि वाटर से नहीं, CO2 से ऑक्सीजन बन रहा था, मिल रहा है। फिर करेक्ट इक्वेशन में पर्टिकुलरली जितने ऑक्सीजन वाटर में थे उतने ही ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट में थे। तो ओवरऑल सिर्फ वाटर से ही ऑक्सीजन मिलता है। तो रोल ऑफ वाटर क्या है, हाइड्रोजन को प्रोवाइड करना। रोल ऑफ H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, हाइड्रोजन को प्रोवाइड करना। आप मेरे साथ ये इक्वेशन लिखो, पुट योर नोटबुक बिफोर यू। आई नो अगर आप चल रहे होगे आप नहीं लिख सकते, बट सुनो, अच्छे से सुनो। वैन नील ने एक्सपेरिमेंट किया, ही वॉज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इक्वेशन क्या है, दोनों इक्वेशन सुनो। ठीक है, H2X, एक्स क्या हो सकता है मैम, वाटर, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। फिलहाल तो NCERT में यही 2 मेंशन है, हम इन्हीं 2 की बात करेंगे, ऑक्सीजन सल्फर। ठीक है, H2X को तुमने क्या किया, इसको यूज़ किया टू रिड्यूस व्हाट, NADP। ठीक है, NADP लिखो, और क्या मिला वहाँ से हमें, NADPH मिला और ये X निकला, या तो ऑक्सीजन निकलेगा या तो सल्फर निकलेगा। ठीक है, इसके बाद हमने यही NADPH बना के इसको क्या किया, इसको CO2 के साथ कंबाइन किया। इसने CO2 से क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, C6H12O6, आई एम सो सॉरी, CO2 से बनाया ग्लूकोज। ओके, प्लस NADP निकला। तो समझ आ गया कि NADP मैम इंटरमीडिएट है। ठीक है, क्लियर हो गई। ये इक्वेशन अच्छे से लिखो, 10 बार लिखो, बट याद करना इसको। आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई। ठीक है, चलो हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट और डिवीजन ऑफ लीवर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि लीफ जो होती है वो ग्रीन पार्ट है और उसमें जो सेल्स होती है उनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है, इवनिंग के टाइम ये पैरेलल होती है लीफ के मार्जिन से, मतलब लीफ के सरफेस से पैरेलल होती है, और आफ्टरनून में परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, NCERT बोलती है, बट किस चैप्टर में बोलती है, सेल में। सेल में बोलती है कि मीजोफिल सेल में कितने नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैं, ज़रा बताओ। सेल चैप्टर में अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी है तो सेल चैप्टर में कितने नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स आर प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल, हाउ मेनी नंबर, ओके, कितने बोलो, टेल मी, लिखो कमेंट्स में कितने,
सुनो, 20 से लेकर 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं किस में, मेसोफिल सेल में। चलो अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ग्रैनम है। ग्रैनम क्या है, स्टैक ऑफ थैलाकॉइड। स्ट्रोमल लैमेली है, ये खुद एक थैलाकॉइड होता है, ये कनेक्ट करता है ग्रैनम को। स्ट्रोमा है, ठीक है। और इसमें रुबिस्को होता है। रुबिस्को क्या है, एक एंजाइम है। उसके बाद ये जो ग्रैनम है इसमें प्रेजेंट होते हैं, इनके थैलाकॉइड में दो फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होता है, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड। दोनों ही फोटो सिस्टम्स जो होते हैं मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं, और स्ट्रोमा लैमेले में एक ही होता है, दैट इज PS1। डन। क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर, मैम अभी आपने बोला, वो क्या आपने बोला, देखो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है थैलाकॉइड का वो लाइट रिएक्शन करवाता है और फोटोलिसिस, मतलब लाइट रिएक्शन जो होता है वो PS1 PS2 करते हैं, मतलब मेम्ब्रेन सिस्टम ये करवाती है लाइट रिएक्शन। फोटोलिसिस जो होता है वो कहाँ होता है, वो होता है PS2 में। और यही जो मतलब PS2 करवाती है फोटोलिसिस, और जो ये फोटोलिसिस और लाइट रिएक्शन है ये कहाँ होता है, मेम्ब्रेन सिस्टम में। स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होती है मैम। और इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है इसमें मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटो सिस्टम। डन। पिगमेंट क्या है, पिगमेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जब लाइट एब्जॉर्ब करती हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। हमारे पास 4 तरह के पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है, यहाँ एक्चुअली में रिएक्शन होती है, दिस इज द रिएक्शन सेंटर, और बाकी सारे क्या है, एंटीना है, ठीक है। और ये चारों पिगमेंट लोकेटेड होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। और याद रखना, सुनो ध्यान से सुनो, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल को आपस में मिला के बोलते हैं कैरोटीनॉइड। क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड, ठीक है, याद रहा। उसके बाद है ये जो सारे क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, इनको बोलते हैं एंटीना, और क्लोरोफिल ए को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। दोनों ही चीज़ें कहाँ होती है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की, ठीक है। देखो, पहली बात हम देखेंगे कि कैसे पिगमेंट फंक्शन करते हैं। सबसे पहले वेवलेंथ और एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बात समझ आई, एनर्जी ज़्यादा वेवलेंथ कम। अब जैसे ही तुमने क्या किया, लाइट आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वो नीचे की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, लोअर एनर्जी की तरफ, राइट। क्लियर हूँ मैं कि अगर आपने लाइट को डाला इस पर, और हमने पहले ही बोला कि पिगमेंट क्या करता है, वो एक्साइट करवाता है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके नीचे तो आएगा, जब वो नीचे आएगा डाउन हिल मूवमेंट होगा, तो उस मूवमेंट पर वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, लो एनर्जी में। लो एनर्जी का मतलब हाई वेवलेंथ। तो अगर 410 नैनोमीटर पे आया तो वो कहाँ से, 410 से कहाँ जाएगा, 420 पे जाएगा, 360 पे नहीं जाएगा, 420 मतलब हायर वेवलेंथ एंड लोअर एनर्जी पे जाएगा। ऐसे ही हमारा काम करता है ये फोटो सिस्टम। अब इसमें क्या है, एक रिएक्शन सेंटर है, वो है क्लोरोफिल ए। पीएस फर्स्ट होगा तो 700 नैनोमीटर, पीएस सेकेंड होगा तो 680 नैनोमीटर, और एंटीना में है क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल पे आया वेवलेंथ, वो देगा दूसरे, फिर तीसरे, फिर देगा कैरोटीन पे, फिर क्लोरोफिल बी पे, और लास्ट में रिएक्शन सेंटर पे, ठीक है। अब है पीएस फर्स्ट, पहले डिस्कवर हुआ था इसलिए फर्स्ट आ रहा है, पीएस सेकेंड बाद में डिस्कवर हुआ था। क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर होता है, पीएस सेकेंड में 680 होता है। ग्रैना पे भी होता है स्ट्रोमल, और हमें पता है स्ट्रोमल एमिले में सिर्फ पीएस फर्स्ट होता है, और ग्रैना में दोनों ही होते हैं, पीएस फर्स्ट भी और पीएस सेकेंड भी। सिर्फ ग्रैना पे होता है क्योंकि स्ट्रोमल एमिले में तो सिर्फ पीएस फर्स्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, डन। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो मैं समझाती हूँ, उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे, ओके। लाइट आई गिरी पीएस सेकेंड पे, क्यों आई, क्यों गिरी, अगर लाइट का वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज़्यादा था तो वो पीएस फर्स्ट पे गिरेगी, ठीक है। 680 नैनोमीटर से ज़्यादा था तो वो पीएस फर्स्ट पे गिरेगी, ठीक है, ओके। और अगर लाइट का वेवलेंथ 680 नैनोमीटर था या 680 नैनोमीटर से कम था, वो किधर गिरेगी, पीएस सेकेंड पे गिरेगी। बात क्लियर हो गई। अब पीएस सेकेंड पे लाइट गिरी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो,
वो किसने पहले एक्सेप्ट किया? फियोफाइटन ने। याद रखना, सुनो, फियोफाइटन। तो फियोफाइटन हमारा क्या हुआ? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर किसने एक्सेप्ट किया? प्लास्टोक्यूनॉन ने। डन। फिर प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B65, फिर प्लास्टोसायानिन ने। ठीक है, सुनो अच्छे से सुनो। PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, किसने एक्सेप्ट किया? फियोफाइटन ने। फियोफाइटन से प्लास्टोक्यूनॉन ने। प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B65 से, फिर प्लास्टोसायानिन ने। ठीक है, फिर उसके बाद गया PS फर्स्ट पे। PS फर्स्ट पे, PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, FeS ने एक्सेप्ट किया। FeS से FD ने, और FeD जो है उसने क्या किया? NADP पॉजिटिव को रिड्यूस किया NADPH में। फिर से बताती हूँ, PS फर्स्ट पे जब इलेक्ट्रॉन आया वो एक्साइट होके कहाँ गया? FeS पे गया। FeS पे गया, उसके बाद गया FD पे। FD ने NADP पॉजिटिव को रिड्यूस किया, और एंजाइम कौन सा आया? फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। कौन सा एंजाइम लगा? फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। PS सेकेंड के केस में जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो फियोफाइटन है, और PS फर्स्ट के केस में FeS है प्राइमरी एक्सेप्टर। ठीक है, PS सेकेंड जो होता है, अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन पास किया, बॉल खेलकर PS फर्स्ट को दे दिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या साइकिल रुक जाएगी? नहीं, ये फोटोलिसिस करवाता है, वाटर को ब्रेक करता है, 2H पॉजिटिव ऑक्सीजन में, और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से फोटोलिसिस से आते हैं, और फोटोलिसिस जो होता है वाटर, इसके लिए कौन से चाहिए होते हैं? एंजाइम, मतलब सॉरी एंजाइम्स नहीं, जो इनको कैटलाइज करते हैं, मैग्नीज, क्लोरीन। ठीक है, क्लियर। और वहाँ कौन सा एंजाइम लगता है NADP प्लस को रिड्यूस करने के लिए? फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। सुना? फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। डन। अब कुछ चीज़ें देखते हैं, और सबसे पहली बात, इसमें Z स्कीम बनता है। देखो, PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन एक्साइट आया, फिर डाउनफिल आया, फिर PS फर्स्ट पे मिला, फिर PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, तो उसमें Z स्कीम बनता है। ठीक है, और ये PS सेकेंड और PS फर्स्ट को जब हम रिडॉक्स स्केल में ड्रॉ करते हैं तब बनता है Z स्कीम। ठीक है, लाइट 680 से नैनोमीटर से कम होनी चाहिए। एक्टिवेट कौन होता है? दोनों ही, PS फर्स्ट और PS सेकेंड। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS सेकेंड कौन है? फियोफाइटन। इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट, फियोफाइटन, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B65 और प्लास्टोसायानिन। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS वन FeS। इलेक्ट्रॉन फ्लोर फ्रॉम PS वन FeS से लेकर फेरोडॉक्सिन, से फेरोडॉक्सिन क्या करते हैं? उसको रिड्यूस करवाते हैं NADP पॉजिटिव को, फोटोलिसिस बाय PS सेकेंड। प्रोडक्ट। अब ऑक्सीजन, जब तुमने फोटोलिसिस किया वाटर का तो वहाँ से ऑक्सीजन निकला। ऑक्सीजन की जो लोकेशन है वो कहाँ, मतलब जो ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन जो कहाँ रिलीज हुआ? ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड में। देखो, ये जो फोटोलिसिस हुआ ये थैलाकॉइड की ल्यूमिन में हुआ। सुना अच्छे से, सुनो, ये आगे पॉइंट काम आएगा। क्या? फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है? ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड में। ठीक है, और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट निकलता है ATP सिंथेसिस स्ट्रोमा में। जब ये रिएक्शन हो रही होती है ATP बनता है, वो कहाँ की तरफ बनता है? स्ट्रोमा में। NADPH स्ट्रोमा में। सुना? फोटोलिसिस ऑफ वाटर थैलाकॉइड की ल्यूमिन में हुआ, लेकिन ATP और NADPH स्ट्रोमा में बना। मैम क्यों बना? क्योंकि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन में ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। डन। ATP और NADPH कहाँ बना? स्ट्रोमा में, और यूज़ होता है डार्क रिएक्शन में। वी आर डन विद दिस। और इसी को बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब सिंथेसिस ऑफ ATP बट नॉन साइक्लिक। और ATP और NADPH कहाँ बनता है? स्ट्रोमा की तरफ। क्या क्या चीज़ें मैंने बोली? Z स्कीम जो होता है, जब हमने PS सेकेंड और PS फर्स्ट का रिडॉक्स स्केल बनाया तो हमें Z स्कीम मिला। मिनरल्स जो फोटोलिसिस में लगते हैं, मैग्नीज और Cl, ये पार्ट ही होते हैं PS सेकेंड के। क्या? कौन से मिनरल? मैग्नीज और क्लोरीन, ये पार्ट होते हैं PS सेकेंड के। व्हेन साइक्लिक फ्लो ऑकर तो कहाँ होता है? ग्रैनम में। ठीक है, क्या है साइक्लिक फ्लो? मतलब स्ट्रोमा में तो हो नहीं सकता, वहाँ सिर्फ PS फर्स्ट है। साइक्लिक, सॉरी वेट, अब साइक्लिक फ्लो क्या है? एक तो ऑब्वियसली स्ट्रोमा लैमेले में होगा साइक्लिक फ्लो। ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी PS सेकेंड नहीं है, तो वहाँ साइक्लिक फ्लो ही होता है। और ग्रैना में तब होगा जब लाइट कब होगी? मोर देन
680 नैनोमीटर ऑलरेडी कहा। अब कैसे बनाएगा ये एटीपी जब पीएस सेकेंड नहीं होगा? तो सीधे क्या होता है, पीएस फर्स्ट पे लाइट गिरती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो, किसके पास जाएगा? प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? क्या है प्राइमरी एक्सेप्टर? मैंने बोला FES बोला मैंने, ठीक है। FES सोचता है अगर मैंने FT को दिया, ये NADPH को रिड्यूस करेगा, हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन ही खत्म होगा और ATP हमें चाहिए, भाई ATP बना ही नहीं। तो FES क्या करता है, प्लास्टोक्यूनोन को देता है। किसको देता है? प्लास्टोक्यूनोन को देता है। प्लास्टोक्यूनोन किसको देता है? साइटोक्रोम B65 को देता है, PC, और ये फिर देता है प्लास्टोसाइनिन को। जब ये प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B65 से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन तक जाता है तो इसी प्रोसेस के ड्यूरिंग ATP बन जाता है। डन। फिर इलेक्ट्रॉन आता है पीएस फर्स्ट के पास, फिर से FES को देता है, फिर से प्लास्टोक्यूनोन, फिर से साइटोक्रोम B65, फिर से प्लास्टोसाइनिन, फिर से पीएस फर्स्ट। डन। तो क्या फ्लो हुआ? साइक्लिक फ्लो हुआ। क्लियर? कंडीशन क्या है इसकी? लाइट होनी चाहिए मोर देन 680 नैनोमीटर। लोकेशन स्ट्रोमा, लैमेली और ग्रैनुलर में तब होगा जब लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर होगी। प्रोडक्ट सिर्फ ATP, कहीं NADPH बना, कहीं NADPH बना नहीं बना, सिर्फ ATP। FNR इन्वॉल्व नो। FNR मतलब कि फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज तुमने कहीं देखा इन्वॉल्व होते हुए? नहीं, मतलब ये नहीं इन्वॉल्व होता है। डन। अब है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथीसिस, ठीक है, ठीक है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथीसिस मतलब कैसे आप ATP कहाँ बनाते हो? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। देखो क्या मतलब मैम, समझ नहीं आ रहा है, नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोला, एक सेकेंड। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथीसिस मतलब कि आप कैसे ATP बनाते हो क्लोरोप्लास्ट में। मैम क्या मतलब? केमी मतलब केमिकल, ऑस्मोसिस पता है। अब क्या हो रहा है कि H पॉजिटिव जाके कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है? ल्यूमेन में, ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू ग्रेडियंट बन रहा है, ये ग्रेडियंट ब्रेक होता है और क्या बनता है? ATP बनता है, और ये कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ओके, देखो क्लोरोप्लास्ट में जब ATP बनता है उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट उसको क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो ओके, देखो पहले हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। हाई H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कहाँ होनी चाहिए क्लोरोप्लास्ट में? अगर तुमको क्लोरोप्लास्ट में ATP बनाना है तो कहाँ कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की ज़्यादा होनी चाहिए? ल्यूमेन में, थैलेकॉइड के। माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो ATP बनता है, पढ़ा है हमने रेस्पिरेशन की बात में पढ़ा है, अभी मतलब नहीं पढ़ा हमने रेस्पिरेशन, बट आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। आपको पता है रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वहाँ ATP बनता है तो H पॉजिटिव कहाँ एक्यूमुलेट होता है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। सॉरी, तो मैंने एक लाइन बोली कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, पर्टिकुलरली मैंने बात की क्लोरोप्लास्ट की, नहीं ये दोनों के लिए वैलिड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी वैलिड है, ये क्लोरोप्लास्ट, मतलब ये लाइन ही बोलती है NCERT की जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, ये हमें समझाता है कि ATP कैसे बनता है, कहाँ पर बनता है, क्लोरोप्लास्ट में बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, तो कैसे बनता है, ये दोनों की बात करता है। अगर क्लोरोप्लास्ट में ATP बन रहा है उसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है तो ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव क्यों मैम? क्योंकि वहाँ NADH का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ये बात की बात है, ये रेस्पिरेशन की बात है, बट फिर भी थोड़े से पॉइंट्स देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में अगर ल्यूमेन में हो रहा है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा तो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होता है। F0 F1 की लोकेशन कहाँ होती है? थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे, और माइटोकॉन्ड्रिया में F0 F1 चैनल कहाँ होती है? इनर मेम्ब्रेन पे। डन। डन। तो क्या, तो जो प्रोटॉन पंप बाय, मतलब देखो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है PS सेकेंड और PS फर्स्ट के बीच में, तो उस मोमेंट पे क्या होता है कि H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, सॉरी H पॉजिटिव जो होता है, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है ल्यूमेन में, ठीक है। कहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है? ल्यूमेन में। डन, समझ आया। और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद है लोकेशन ऑफ ATP सिंथेसिस, स्ट्रोमा में, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में। ATP सिंथेसाइज कहाँ होता है? फिर से बोलो, स्ट्रोमा में, और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है? मैट्रिक्स में। डन। उसके बाद कंडीशंस क्या है? पहली बात इंटैक्ट मेम्ब्रेन होनी चाहिए,
ठीक है। उसके बाद H पॉजिटिव ग्रेडियंट होना चाहिए। इंटैक्ट मेम्ब्रेन मतलब कि H पॉजिटिव लीक नहीं होना चाहिए। H पॉजिटिव का ग्रेडियंट होना चाहिए, F0 F1 पार्टिकल होना चाहिए और प्रोटॉन पंप होना चाहिए, ठीक है। फिर से बताऊं, लोकेशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस स्ट्रोमा में और माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में। डन। इसके बाद है आउटर मेम्ब्रेन इन, ओके चलो अब देखो क्या होता है। ल्यूमिन में H पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो गया, F0 F1 चैनल हमारे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो अब क्या होगा, जब H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक होगा तो F0 चैनल होती है और F1 हेड होता है। तो F0 चैनल जो होता है वहाँ से जब H पॉजिटिव बाहर निकलता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ब्रेक मतलब ग्रेडियंट जो है ब्रेक हो गया, F1 रोटेट करता है तो उसकी वजह से ATP सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि मैम कैसे ल्यूमिन में H पॉजिटिव एक्यूमुलेट हुआ। पहला पॉइंट सुनो, फोटोलिसिस होता है वाटर का तो H पॉजिटिव भी निकलता है, इलेक्ट्रॉन तो निकलता ही है जो हमें ज़रूरत है, ठीक है। ल्यूमिन में ये होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो H पॉजिटिव भी कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, ल्यूमिन में। जब इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड और PS सेकेंड फर्स्ट के बीच में घूम रहे होते हैं तब H पॉजिटिव पंप जो होता है वो ल्यूमिन की तरफ होता है, मतलब H पॉजिटिव ल्यूमिन में एक्यूमुलेट हो जाता है। जब NADPH करते हैं, NADPH सिंथेसाइज करते हैं, वो हम कहाँ करते हैं, स्ट्रोमा में करते हैं। ध्यान से सुनो, कल को क्वेश्चन आएगा वेयर डू NADPH सिंथेसिस ऑकर, हम बोलेंगे कहीं पढ़ा, ये छोटी छोटी लाइंस इंपॉर्टेंट है। NADPH सिंथेसिस जो होता है वो कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा से H पॉजिटिव मतलब यूज़ करता है तो ओवरऑल क्या हो जाता है, ल्यूमिन में बढ़ जाता है और स्ट्रोमा में कम हो जाता है, ठीक है। डन। अब है हमारा एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम। देखो, लीफ लाया और उसको क्या किया, लीफ लाया और उस हमने क्या किया, हमने देखा कि उसमें कौन से पिगमेंट्स हैं। एक था ज़ैंथोफिल, एक था कैरोटीन, एक था क्लोरोफिल बी, एक था क्लोरोफिल ए, ठीक है। डन। सबसे पहले हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, हमने इनका एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाया, मतलब वाई एक्सिस पे तुमने रखा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्राफ बनाया, प्लॉट किया है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, और एक्स एक्सिस पे रखा है वेवलेंथ, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे क्या रखा हमने, एब्जॉर्प्शन किस लाइट की हो रही है, पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स हैं वो कौन सी लाइट वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और बी एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ रखा। अब हमने देखा कि जो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल ए है पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू और रेड लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है मैम, हो गई क्लियर। फिर जब हमने इसका एक्शन स्पेक्ट्रम देखा कि एक्शन भी ब्लू और रेड पे होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का जब हमने ग्राफ बनाया विद वेवलेंथ, हमने देखा कि ब्लू और रेड पे ही सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। एक्शन मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो एनसीईआरटी कहती है कि क्लोरोफिल ए का एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है वो ओवरलैप करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। बात क्लियर हो गई जी, हो गई, ठीक है। अब देखो, जो एंटीना मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो हमने पढ़ा है कि वो वेवलेंथ्स जमा करते हैं। जब वेवलेंथ आती है वो पहले एंटीना मॉलिक्यूल होते हैं, वो पास करते हैं, पास ऑन करते हैं, फिर लास्ट में पहुंचते हैं रिएक्शन सेंटर पे, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करते हैं किसको, रिएक्शन सेंटर को, फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। तो एंटीना मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ये हर तरह की वेवलेंथ एक्यूमुलेट करते हैं, वेवलेंथ को ज़ाया नहीं होने देते सबसे पहली बात। और ये प्रिवेंट किसको करते हैं, याद सुनो, लाइन याद से रखो दिमाग में कि प्रिवेंट करते हैं रिएक्शन सेंटर को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। डन। अब है इसके बाद डार्क रिएक्शन, ये बायोसिंथेटिक फेज होती है। मिस नॉर्मल क्या है कि अंधेरे में होती है, नहीं, लाइट में। हालांकि लाइट रिएक्शन जब खत्म होती है उसके कुछ टाइम बाद होती है, तो इसका यही मतलब है इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट। अब कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। यूटिलाइज क्या करती है, एटीपी और एनएडीपीएच। अरे जो हमने अभी तक मेहनत की वो किस लिए की, ताकि डार्क रिएक्शन हो, फूड बन जाए। यूटिलाइज करता है एटीपी और एनएडीपीएच, ठीक है। और ये दोनों क्या है, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस करता है शुगर। अब डिस्कवरी, केल्विन जो है, केल्विन ने रेडियो आइसोटोप यूज़ किया। हमें पता है नॉर्मली हमारे पास C12 होता है, बट उसने C14 यूज़ किया एल्गी में, एल्गी, ताकि एल्गल फोटोसिंथेसिस को स्टडी करने के लिए। तो इसने देखा जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का बनता है, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। डन। और बी, इसने स्टेप्स ऑफ डार्क रिएक्शन निकाले। क्लियर, क्या क्या डिस्कवर हुआ, पहला प्रोडक्ट डिस्कवर हुआ फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। और दूसरी बात, स्टेप्स इन डार्क रिएक्शन,
मेनी प्लांट्स में पहला प्रोडक्ट क्या था कि 4 कार्बन का था। इसने देखा कि बहुत मतलब इसने जितने भी प्लांट्स देखे इसने देखा कि पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का है और इसने स्टेप्स निकाले, लेकिन इसने देखा कुछ प्लांट्स में ऐसा भी होता है कि वहाँ पर हाँ 4 कार्बन का प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। लाइन फिर से बोलूँ तो कैल्विन ने C14 रेडियो आइसोटोप लिया और एल्गल फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया। तो ऑब्वियसली एल्गल में क्या था कि फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन का था और इसने वहाँ से डार्क रिएक्शन भी देखा। और फिर बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं कि जहाँ पर 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है जिसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, अब देखना था कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन था। बहुत सारे साल निकाले और ये ढूंढ रहे थे कि पहला प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन था। इनको लगता था कि CO2 से कौन मिलता होगा कि 3 कार्बन का बनता होगा, तो इनको लगता होगा 2 कार्बन का, तो इसलिए इनको टाइम लगा। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये 5 कार्बन का चीज़ था जो CO2 से मिलके 3 कार्बन का PGA बनाता था। तो इसका मतलब ये CO2 से मिलकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बनाता था। 5 कार्बन का कंपाउंड जो था CO2 से मिलकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बनाता था। और ये 5 कार्बन का कंपाउंड क्या था? राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। और एंजाइम कौन सी थी? रूबिस्को। डन। अब हम स्टेप्स पढ़ते हैं, ठीक है, C3 साइकिल के। सबसे पहले RUBP जो है 5 कार्बन का CO2 के साथ मिलके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बनाता है और इस स्टेप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। फिर जो PGA होता है उसको हम रिड्यूस करते हैं ग्लूकोज में। क्या बना? किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन का। PGA क्या है? PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं बराबर 6 कार्बन, क्योंकि PGA 3 कार्बन का है तो 2 मॉलिक्यूल्स हो गए 6। तो ये रिड्यूस हो जाता है ट्रायोस फॉस्फेट में, दैट इज़ ग्लूकोज। और इस रिडक्शन के टाइम 2 NADP पॉजिटिव बनते हैं और 2 ATP बनते हैं, ठीक है। क्या क्या बनता है? 2 NADP और 2 ATP। उसके बाद क्या होता है कि ट्रायोस फॉस्फेट जो है वो किस में रीजेनरेट होता है? RUBP में, ठीक है। RUBP में रीजेनरेट हो जाता है और एक ATP बनता है, ठीक है। सॉरी, बनता नहीं है, आई मीन यूज़ होता है, ओके। तो कितने ATP टोटल यूज़ होते हैं? 3 ATP और 2 NADPH, ठीक है। तो RUBP में कार्बोक्सिलेशन हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बना, रिडक्शन हुआ ट्रायोस फॉस्फेट में, ठीक है। जब रिड्यूस हुआ तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH खर्च होके NADP पॉजिटिव बनाते हैं और 2 ATP खर्च हो जाते हैं। सॉरी, बनती नहीं है, मैं पता नहीं कहाँ थी, सुनो, बनते नहीं है, खर्च होते हैं। और उसके बाद ट्रायोस फॉस्फेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है RUBP में और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP फिर से यूज़ होता है किस में? रीजेनरेशन में, ठीक है मैम। स्टेप इन विच शुगर फॉर्म रिडक्शन, फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड PGA, टोटल ATP कितने खर्च हुए? 3, एक CO2 को फिक्स करने के लिए। और NADPH कितने खर्च हो गए? 2, ठीक है। 2 NADPH, 3 ATP और 6 CO2, मतलब कि ग्लूकोज बनाने के लिए कितने चाहिए ATP? 18 और 12 NADPH, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कार्बोक्सिलेशन। RUBP प्लस CO2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA। ATP यूज़, नो, कोई भी ATP यूज़ नहीं हुआ। NADPH यूज़, नहीं, कोई भी NADPH यूज़ नहीं हुआ। रिडक्शन में क्या हुआ? PGA था, PGA किस में रिड्यूस हुआ? ट्रायोस फॉस्फेट में, ट्रायोस फॉस्फेट में। ATP यूज़ हुआ, हाँ मैम ATP यूज़ हुआ। कितने ATP यूज़ हुए? 2 हुए, कहीं गलती से 1 ना लिख देना, 1 नहीं लिखना है, 2 ATP यूज़ हुए। NADPH यूज़ हुआ, हाँ मैम कितने हुए? 2 यूज़ हुए। रीजनरेशन ट्रायोस फॉस्फेट से कहाँ बन गया? RUBP बन गया। तो जो ATP यूज़ हुआ, हाँ एक ATP यूज़ हो, NADPH कोई भी यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद है रूबिस्कोर फोटो रेस्पिरेशन के बाद बात करेंगे। उसके बाद हम C4 प्लांट की बात करेंगे, फिर बंडल शीट, फिर फैक्टर्स, और इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो रूबिस्को की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि रूबिस्को सिर्फ CO2 से बाइंड करता है। नाम पूरा सुनोगे, कहते हैं आधा नाम नहीं सुनना चाहिए, पूरा नाम सुनो। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, सुना? अच्छे से सुना। कार्बोक्सिलेज पे मत अटको, ऑक्सीजनेज भी है। तो मतलब RUBP जो है CO2 से भी कंबाइन होता है, O2 से भी कंबाइन होता है। तो अगर ये O2 से कंबाइन हो तो क्या होगा मैम? हाँ PGA बनेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनेगा, दूसरा मॉलिक्यूल नहीं, दूसरा मॉलिक्यूल PGA का नहीं बनेगा।
फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। क्या बनेगा? तो एक मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए बनेगा और एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। जो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये 2 कार्बन का है, ठीक है। तो जब हमने ऑक्सीजन के साथ RUBP ने ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया तो क्या बना? एक मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए बना, मतलब 3 कार्बन का बना, और एक पीजी बना, दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट बना, जो कि 2 कार्बन का था, ठीक है। यही फॉस्फोग्लाइकोलेट फिर पीजीए में कन्वर्ट होता है और उसमें मेहनत लगती है। मेहनत मतलब CO2 यूज़ होता है, मतलब CO2 निकलता है, ये ठीक है। तो पैरोक्सिसोम में काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में काम होता है, तो मेहनत लगती है और फजूल में वेस्टफुल प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। और CO2 भी रिलीज हो जाता है, सॉरी CO2 रिलीज नहीं होता, ऐड हो जाता है ऑब्वियसली। 2 कार्बन का 3 कार्बन में CO2 ऐड होता है। पता नहीं क्या, मतलब आपको पता है मैंने एरोज उल्टे पुल्टे किए ना, आई जस्ट डोंट नो वेयर माई माइंड गोज। लिसन, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगी, आई विल मेक श्योर बोलने से पहले 100 बार सोचूं। देखो, पीजी 3 कार्बन को, तो फॉस्फोग्लाइकोलेट में CO2 कंज्यूम हो जाता है, बनता है फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, और ये वेस्टफुल प्रोसेस है शॉर्ट में, सुना। अब कंडीशन इन विच रुबिस्को एक्ट्स एज ऑक्सीजनेस। अब बात है कि रुबिस्को कैसे ऑक्सीजनेस एक्ट करता है। ध्यान से सुनना और अच्छे से याद रखना। ऑक्सीजन पहली बात हाई होना चाहिए और CO2 लो होना चाहिए। हाँ मैम, इतना तो हमको पता है। अब दूसरी चीज़ें ये क्या है कि टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए और लाइट इंटेंसिटी बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या है? टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लाइट इंटेंसिटी बहुत हाई होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या बनता है? पीजी और फॉस्फोग्लाइकोलेट। ATP का सिंथेसिस नहीं होता, हालांकि बहुत वेस्टफुल प्रोसेस है। प्रॉब्लम क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में रुबिस्को ऑक्सीजनेस करता है। क्यों? टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। अब इसका सोल्यूशन भी मैं आगे बोलूँगी। प्रॉब्लम क्या है कि ट्रॉपिकल कंडीशंस में रुबिस्को जो होता है इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीजनेस और ये डिक्रीज करती है क्या? फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। अब सोल्यूशन क्या है? C4 प्लांट। क्या है? C4 प्लांट। सो लेट्स कंटिन्यू विथ C4 साइकिल। ओके, देखो C4 प्लांट में पहली बात होता क्या है, ठीक है। C4 प्लांट में होते हैं 2 तरह के सेल्स, एक है मेसोफिल और एक है बंडल शीथ। सबसे पहले मैं C4 साइकिल कंसेप्ट क्लियर करूँगी, उसके बाद हम फिर बात करेंगे इन सेल्स के बारे में, ठीक है। अब देखो, मेसोफिल सेल में जो होता है वहाँ पर C4 का मेन होता है और C3 साइकिल जो होता है वो बंडल शीथ सेल में होता है। डन। अब C4 में क्या हो रहा है? CO2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो है PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। डन। क्या बनाता है? क्या बनाता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। 4 कार्बन का कंपाउंड कैसे बनता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो किसके साथ कंबाइन करता है? प्राइमरी एक्सेप्टर के साथ, जिसका नाम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन का है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई। क्या बना रहा है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और वहाँ क्या कंज्यूम हो रहा है? एक NADP, ठीक है। एक NADPH कहाँ कंज्यूम हुआ? जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो एक NADP कंज्यूम एंड एक NADPH कंज्यूम होता है। फिर मैलिक एसिड ये मेसोफिल सेल से जाता है बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में ये कन्वर्ट होता है किस में? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में फिर से, ठीक है। क्लियर। और उस टाइम भी एक NADP है, उस टाइम जो NADPH निकलता है शॉर्ट में, कंज्यूम नहीं होता है, बनता है, ठीक है। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और पायरुवेट 3 कार्बन का है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का। इसका क्या मतलब है कि एक CO2 निकलता है, वो CO2 कहाँ जाता है? वो C3 साइकिल में जाता है और क्योंकि बंडल शी सेल में रुबिस्को तो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, C3 साइकिल हो जाता है, ठीक है। जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पायरुवेट में कन्वर्ट होता है CO2 निकलता है, फिर पायरुवेट वापस बंडल शीट सेल में जाता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर ये 3 कार्बन का कंपाउंड 2 ATP खर्च करके किस में कन्वर्ट होता है? PEP में। डन। फिर से एक बार समझाऊँ, देखो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड PEP से मिलकर बनाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है मैम। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड से जब कन्वर्ट होता है तो वहाँ NADP यूज़ होता है, लेकिन फिर जब मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है तो मैलिक एसिड वापस ऑक्सैलो एसिटिक में कन्वर्ट होता है और वहाँ NADP रिलीज होता है, तो शॉर्ट में दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है पायरुवेट में।
मैम पायरुवेट है 3 कार्बन का और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है 4 कार्बन का, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वो जाता कहाँ है, करवाता है C3 साइकिल, ठीक है, बंडल शीट सेल में। पायरुवेट वापस अपने घर जाता है, किस घर जाता है वो, जहाँ से ऑरिजिन है, मीसोफिल सेल में जाता है। वहाँ क्या करता है, वहाँ कन्वर्ट हो जाता है पीईपी में। कितना एटीपी खर्च होता है, 2 एटीपी खर्च होता है। तो टोटल में कितना एटीपी खर्च होता है, 2 एटीपी खर्च होता है ना। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब देखो, अब चीज़ें सुनो, पॉइंटर्स सुनो और ध्यान से सुनना। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। एंजाइम कौन सा लगेगा, पेपकेस। कौन सी एंजाइम लगेगी, पेपकेस। फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। एंजाइम मीसोफिल में पेपकेस प्रेजेंट है, बंडल शीट सेल में रोबिस्को प्रेजेंट है। वहाँ क्वेश्चन आएगा कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है मीसोफिल में, पेपकेस, और बंडल शीट में कौन सा एंजाइम है, रोबिस्को, ठीक है। स्टेप्स, कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है। ट्रांसपोर्ट, मैलिक एसिड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। डी कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सैलिक एसिड जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो CO2 रिलीज होता है, तो हो गया डी कार्बोक्सिलेशन। ट्रांसपोर्ट, पायरुविक एसिड वापस से मीसोफिल सेल में जाता है। रीजेनरेशन, पायरुविक एसिड 2 ATP खर्च करके PEP में चेंज हो जाता है। आप लोगों को हर चीज़, हर लाइन, हर स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब स्टेप्स कौन से पढ़े हमने, मैं स्टेप्स सिर्फ रिवाइज करूँगी, वो चीज़ें मैंने की रिवाइज। कार्बोक्सिलेशन, ट्रांसपोर्ट, डी कार्बोक्सिलेशन, ट्रांसपोर्ट, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, ट्रांसपोर्ट, डी कार्बोक्सिलेशन, ट्रांसपोर्ट, रीजनरेशन। ओके मैम, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी कहा मैं आपको बंडल शीट सेल और मीसोफिल सेल में डिफरेंशिएशन बाद में पढ़ूंगी, बाद में पढ़ाऊंगी। तो चलो पढ़ते हैं। बंडल शीट सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें रोबिस्को होता है और मीसोफिल सेल में पेपकेस होता है। ये बात क्लियर है अच्छे से, हाँ मैम। सेल वॉल बंडल शीट सेल में इम्परवियस होता है, कहीं से भी हमें ऑक्सीजन नहीं अंदर आना चाहिए, वरना हमारा जो काम है, हमारा काम क्या था कि फोटो रेस्पिरेशन कभी भी ना हो, तो उस काम को वो फेल हो जाएगा, इसलिए इम्परवियस होता है और मीसोफिल सेल परवियस होता है। बंडल शीट सेल एक ग्रैनल होता है, मतलब ग्रैनम नहीं होते। मैम क्यों नहीं होते, वहाँ फोटोलिसिस होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो कि हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो एक ग्रैनल होता है। मीसोफिल में ग्रैनल होता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, लेकिन मीसोफिल सेल में प्रेजेंट। ठीक है, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। अब C4 प्लांट्स की एग्जाम्पल कौन है, मेज, सॉरगम, शुगर केन, याद रहा। और बंडल सीड शेल जो होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट्स की लीफ में, इन द फॉर्म ऑफ क्रांस एनाटमी। मतलब जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके इर्द गिर्द एक चेन बनता है, वो भी टाइट टाइट चेन बनता है, किनका, बंडल शीट सेल का, और फिर बाद में धीरे धीरे मीसोफिल सेल्स आते हैं, ठीक है। बंडल शीट सेल की बहुत सारी लेयर्स होती है और मीसोफिल सेल की एक लेयर होती है। ये बात चीज़ें क्लियर होगी, क्रांस एनाटमी। वैस्कुलर बंडल के रहते टाइट होते हैं बंडल शीट सेल की मेनी लेयर्स, और फिर मीसोफिल सेल की एक लेयर होती है। उसके बाद कुछ चीज़ें बोलेंगे हम C3 और C4 में। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, RUPP। C4 में कौन है, PEP, डन। नंबर ऑफ सेल्स 1, नंबर ऑफ सेल्स C4 में 2। फर्स्ट प्रोडक्ट कौन है, PGA। C4 में कौन सा है, OA। रुबिस्को प्रेजेंट होता है C3 में, हाँ। C4 में होता है, हाँ, लेकिन कहाँ होता है, C3 में मीसोफिल सेल में होता है, C4 में बंडल शीट रेस्पिरेशन होती है। फोटो रेस्पिरेशन किस में होती है, सिर्फ C3 में होती है, C4 में कभी भी नहीं होती है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखो हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल और होते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। जो प्लांट के वो फैक्टर जो इंटरनल होते हैं, ठीक है, ओब्वियसली उनको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है, ठीक है। ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ लीव्स कितने होंगे, कितने लीफ होंगे, साइज ऑफ लीफ, एज, ओरिएंटेशन, क्लोरोफिल का कितना अमाउंट है, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। प्लांट फैक्टर्स कौन से इंटरनल होते हैं, नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ लीफ है, साइज ऑफ लीफ, लीफ का कौन सा साइज है, एज क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, क्लोरोफिल का कितना अमाउंट होता है, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, डन। उसके बाद है डिपेंड किस पे करते हैं इंटरनल फैक्टर, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन पे, जो जेनेटिक मेकअप होता है प्लांट का उस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात आपको। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, लाइट है, टेम्परेचर है, CO2 है, वाटर है।
अब चलो एक लॉ दिया था, किसने दिया था? ब्लैकमैन ने, ठीक है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स was given by Blackman। कब दिया था? 1905, ठीक है, 0 में दिया था, 1905 में दिया था ब्लैकमैन ने। अब कहाँ क्या था, इसने कहा था कि कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस जब बहुत सारे लोग चीज़ें उसको कंट्रोल कर रही होती है तो रेट जो होती है उस चीज़ पे डिपेंड करती है जो सबसे ज़्यादा लिमिटिंग है। अरे मैम देखो समझाती हूँ। देखो अब देखो, जो प्लांट के एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिस पे प्लांट डिपेंड करता है वो है लाइट, टेम्परेचर, CO2, वाटर। अब इसमें से CO2 सबसे कम था अवेलेबल, तो प्लांट का रेट CO2 पे डिपेंड करेगा, बाकी पे किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? जो सबसे कम है CO2 पे डिपेंड करेगा। अगर इन केस टेम्परेचर कम था तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, अगर वाटर कम था तो वाटर पे डिपेंड करेगा। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई, ठीक है। क्वेश्चन सुनो और चुप करके कमेंट्स में मुझे आंसर देना। इवन इफ यू आर वॉकिंग इन लो लाइट इंटेंसिटी, इंक्रीज इन टेम्परेचर पे इफेक्ट होगा कि नहीं? क्या लो लाइट इंटेंसिटी में इंक्रीज इन टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा, ठीक है। इन हाई लाइट इंटेंसिटी रेट किस पे डिपेंड नहीं करेगा? किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा? हाई लाइट इंटेंसिटी पे। बताओ, लिखो कमेंट्स में, लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। बात क्लियर हो गई? अब चलो लाइट की बात करते हैं। देखो 3 कंपोनेंट है लाइट में, ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। चलो हम रेट और लाइट इंटेंसिटी पे ग्राफ बनाते हैं। जब लाइट लो थी तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फिर जब हाई हो गई फिर कांस्टेंट हो गई, मतलब लाइट पे नहीं अब किसी और पे डिपेंड करता है। बात क्लियर हो गई? तो पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा, फिर स्ट्रेट आएगा, मतलब अब डिपेंड नहीं करता जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगी। किसका ग्राफ बनाया हमने? रेट का और लाइट इंटेंसिटी का। एट लो लाइट इंटेंसिटी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट, एट हाई लाइट इंटेंसिटी रेट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स जो कि लो होगा। 10% लाइट एनएफ फॉर सैचुरेशन है, मतलब लाइट एज अ लिमिटिंग फैक्टर ये बहुत कम चांसेस है, क्योंकि लाइट का जो सैचुरेशन होता है प्लांट में 10% पे खुश हो जाता है। मतलब सोचो तुम कोई इंसान जो 10 रुपये पे खुश हो जाएगा तो उसको खुश करना आसान होगा, ऐसी बात है। तो प्लांट भी 10 रुपये मतलब 10% ऑफ लाइट पे खुश हो जाते हैं, ठीक है। और ये कहती है एनसीईआरटी, अगर तुमने लाइट बहुत डाली, अगर तुमने क्या किया, बहुत लाइट हाई लाइट इंटेंसिटी में प्लांट को रखा, पिगमेंट्स डैमेज हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई? तुम सबको अच्छे से बात क्लियर हो गई? ओके। CO2, एनवायरनमेंट में जो CO2 का कंसंट्रेशन होता है वो होता है 0.038%। कितना होता है? कितना होता है? मेरे साथ बोलो, 0.0, कहीं वहाँ 0.38 ना लिख दो, 0.038%, मतलब 380 पार्ट्स पर मिलियन, 380 ppm, ठीक है। अब C3 को चाहिए, C3 खुश हो जाता है 450 पैसों पे, ठीक है, और C4 360 पे खुश हो जाता है। C3 जो सैचुरेट होता है वो 450 पार्ट्स पर मिलियन ppm में, और C4 360 पे। याद कैसे रखेंगे? C3 को आएगा, C3 को आना चाहिए ना 360, क्योंकि 3 लेकिन उल्टा करना, इन दोनों को उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई। C3 को आएगा 450 और C4 को आएगा 360। डन डन। अब लो लाइट इंटेंसिटी होगी तो दोनों ही C3 और C4 को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है कम है, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई। इनको लो लाइट इंटेंसिटी है तो ये लिमिटिंग फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, मतलब ये लाइट पे डिपेंड करेंगे। बट अगर हाई लाइट इंटेंसिटी होगा तो ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा? किसको होगा? C3 को, क्योंकि C3 को ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो ज़्यादा जब हाईलाइट इंटेंसिटी होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड करेगा, और जब CO2 इंक्रीज होगा ज़्यादा फायदा किसको होगा? किसको होगा? C3 को होगा। अब C3 प्लांट्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्लांट, इनको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो इनको हम मोमजान में, सॉरी आप मेरे कश्मीरी वर्ड यूज़ किया, इनको हम पॉलीथिन में यूज़ करते हैं। ओके वेट एक सेकेंड, सॉरी हाँ, तो इनको पॉलीथिन में ढक लेते हैं। ग्रीन हाउस तो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं। तो टोमेटो और बेल पेपर याद रखना, अच्छे से याद रखो, हाथ पे लिख लो भी लेकिन याद करो कि ग्रीन हाउस प्लांट एनसीईआरटी ने मेंशन किए टोमेटो और बेल पेपर। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्राफ अगर हमने रेट और CO2 कंसंट्रेशन बनाया तो पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। किसके केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? C4 के केस में क्या होगा कि C4 के केस में ना 360 पे ही स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि उसके बाद उसको नहीं चाहिए, इसको 360 पे ही सैचुरेशन होता है। C3 में क्या होगा, 450 के बाद स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि 450 इसका सैचुरेशन लेवल होता है। बात क्लियर हो गई? हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई।
टेम्परेचर, लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। क्यों मैम, क्यों? क्योंकि दोनों में ही एंजाइम्स होती है, बट डार्क रिएक्शन में सबसे ज़्यादा एंजाइम्स होती है, तो ये ज़्यादा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। C3 प्लांट का ऑप्टिमम है 20, देखो इसका कोई ट्रिक तो नहीं है टेम्परेचर का, बट आपको याद करना है। C3 प्लांट्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 20 से लेकर 25 तक, 20 से लेकर 25 तक। और C4 प्लांट्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 35 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक। लिखो हाथ पे, लिखो, सब कुछ हाथ पे लिख दो। C3 प्लांट पे ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस। C4 प्लांट का कितना है? 35 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है वाटर। कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट, एनसीईआरटी कहती है अरे भाई डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं है, बट इम्पैक्ट है, इनडायरेक्टली है। लीफ, जब पानी कम होता है ना, लीफ सुखड़ जाती है, ठीक है। मतलब वो ना, लीफ को कभी देखा है ना, वो जैसे वो पिस रही हो, वैसा कुछ। और उस स्टेट को हम इंग्लिश में पता क्या बोलते हैं? फ्लैसिड, ठीक है। तो जब फ्लैसिड लीफ होगी तो ओबियसली लाइट अच्छे से नहीं पड़ेगी, अच्छे से नहीं होगा फोटोसिंथेसिस। और दूसरा है, जब पानी कम होगा तो प्लांट क्या करेगी? पानी बचाओ, पानी बचाओ अभियान। तो उस मोमेंट पे स्टोमेटा सारे बंद हो जाएंगे। स्टोमेटा बंद होंगे तो CO2 आएगा कहाँ से यार? समझ आ रहा है तुमको? तो ये बात है, पूरा हमारा चैप्टर कंसेप्ट क्लियर हो गया इन जस्ट 1 आवर। टू बी अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट 55 मिनट 37 सेकेंड्स, और अभी एक और मिनट। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, ओके, एंड आई होप ये बहुत बेनिफिशियल रहा। तो प्लीज़ आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ़ यू, जिसको भी लगता है मुझसे पढ़ना है और थोड़ी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताओ वेयर आई लैग, सो दैट आई कुड इम्प्रूव। एवरी टाइम आई मेक ए लेक्चर मुझे बताइए मैं कहाँ लैग करती हूँ, एंड ऑल्सो टेल मी चैप्टर जिसके बारे में मुझे बनाना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लाइक इस चैप्टर, ये चैप्टर, बट द थिंग इज़ देयर इज़ एन ऑर्डर। मुझे लगता है कि ये चैप्टर टफ होगा तो मैं, हाँ, वो चैप्टर्स भी मैं कवर कराऊंगी, बट प्लीज़ डू मेंशन किस चैप्टर में आपको चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर अगेन।